चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? बेटा ठीक हैं। चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। क्या नया अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने शुरू किया हुआ था बेटा, कौन सा था जरा बताना? AS 22 ऑन अकाउंटिंग। बेटा नाम बता दो, भूल गया मैं तो। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। जी बेटा, क्या बताया मैंने AS 22 में? अभी तक आपको मैंने बताया कि AS 22 मेरे को सिखाएगा अकाउंटिंग। किस चीज की अकाउंटिंग सिखाएगा? कि भाई जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, उस इनकम पर जो टैक्स आएगा उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ा आसान है। टैक्स के ऊपर सॉरी इनकम के ऊपर टैक्स निकालिए, उसकी अकाउंटिंग करना बड़ा आसान है। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, खत्म बात। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इनकम अलग अलग हो सकती है। एज पर अकाउंटिंग अलग इनकम होगी, एज पर टैक्सेशन अलग इनकम होगी। जब मेरी मुंशी जी की इनकम कुछ और, तो उस पर टैक्स कुछ और आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इनकम कुछ और, तो उस पर टैक्स कुछ और आएगा। तो डिफरेंस आ गया, क्योंकि देयर अराइज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। बेटा अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्योंकि फर्क है। अच्छा, अब ये फर्क भी दो कारणों के वजह से। बेटा कौन कौन सा? या तो होगा टाइमिंग डिफरेंस या होगा परमानेंट डिफरेंस। फिलहाल हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस की बात करेंगे। तो अब हुआ क्या, दोनों की इनकम में फर्क है तो दोनों के टैक्स में भी फर्क आएगा। अच्छा जरा याद कराना मुझे, अकाउंटिंग इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा उसे क्या कहेंगे? टैक्स एक्सपेंस। और इनकम टैक्स की इनकम एज पर इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स आएगा उसे क्या कहेंगे? करंट टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंस में और करंट टैक्स में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बेटा। अगर टैक्स एक्सपेंस ज्यादा हो एज कंपेयर्ड टू करंट टैक्स, तो इट विल गिव राइज टू यस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अगर टैक्स एक्सपेंस कम हो करंट टैक्स से, तो इट विल गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स एसेट। इस सब की चर्चा हमने यहां पर कर ली थी। बेटा बोलो ठीक है? बोलो बेटा। चलो आगे की बात करते हैं। तो फिर मैंने यही कहा आपसे कि फॉर्मूला नहीं रटवा रहा मैं आपको, मेरे दिमाग में तो बस एक ही एंट्री चल रही है। कौन सी जरा बताना? P&L डेबिट। क्या आएगा इसमें? अरे बोलो भाई। टैक्स एक्सपेंस टू करंट टैक्स। कौन से वाला है ये? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला है ये। अब दिमाग में मेरे तो एक ही बात चल रही है, देखो ना, ये अगर ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर आएगी कि नहीं आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी। तो क्या अराइज हो जाएगा? DTL। बोलो बेटा, ये दिमाग में चल रहा है सब मेरे आंसर करने से पहले। मैंने यही तो आंसर किया है। क्या आंसर किया था मैंने कहा था आपसे कि अगर टैक्स एक्सपेंस इज ग्रेटर देन करंट टैक्स, तो इट विल गिव राइज टू DTL। बोलो बेटा। और दूसरी बात क्या कहा मैंने? अगर ये हो जाए कम, अगर ये कम हो जाए तो बैलेंसिंग फिगर यहीं पर आएगी बेटा। अरे बोलो भाई। तो ये क्या हो जाएगा? तो रूल क्या बन गया कि अगर टैक्स एक्सपेंसेस लेस देन करंट टैक्स, तो क्या बन जाएगा बेटा? ठीक है बात ये भी। या इसी को चलो और जो AS ने बोला उसी भाषा में बात कर लेते हैं एक बार। देखना, अगर अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, तो क्या होगा? अकाउंटिंग इनकम
इज लेस देन टैक्सेबल इनकम तो क्या होगा? बताओ हिंदी में फटाफट से। वैसे तो पता है अकाउंटिंग का मतलब टैक्स एक्सपेंस। बोलो बेटा यही रूल हो गया कि नहीं हुआ? तो क्या लिख दूं यहां पर? इट विल गिव राइज टू, और ये आओ किसी और तरीके से इसकी हिंदी करते हैं। ये लिखा है एएस में, तो एएस में तो ये लिखा है, ये पढ़ लो, कंपेयर कर लो, क्रिएट कर देना। मैंने कहा ये समझना आते मुझे, रट्टे वट्टे नहीं मार सकता मैं, मुझे तो ये समझ में आता है ज्यादा अच्छा। ठीक, ये मेरे दिमाग में सेट हो जाता है। ये तो रटने वाली सी बात हो गई, लेकिन चलो आओ फिर भी इसकी जरा हिंदी करते हैं। क्या कह रहा है ये? हिंदी करना। अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्स वालों की इनकम कम है, यानी कि मेरे हिसाब से टैक्स ज्यादा देना है। बोलो बेटा, लेकिन दिया कम मैंने। बोलो बेटा हाँ, तो इसका मतलब जिम्मेदारी बची रह गई मेरे ऊपर, लायबिलिटी रह गई। हिंदी करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ना ऐसे? ठीक, दूसरा पढ़ो। अकाउंटिंग इनकम कम है, मैं कह रहा हूं कम टैक्स देना है, कम टैक्स देना है, कम टैक्स देना है। डिपार्टमेंट पर हाजी हाँ कम टैक्स देना है। ज्यादा है टैक्सेबल इनकम, ज्यादा टैक्स दो। मैंने ज्यादा टैक्स भर दिया, मेरे हिसाब से तो कम बनता था। विभाग ने, डिपार्टमेंट ने जोर जबरदस्ती करके ज्यादा टैक्स भरवा लिया और ये कह दिया आगे एडजस्ट कर देंगे। तो क्या क्रिएट हो गई? एसेट क्रिएट हो गई। हिंदी करो ना, हिंदी में बात करो, क्या दिक्कत है? स्टेटमेंट से समझ में आएगा बेटा। आई होप ठीक है। इस सब की ही प्रैक्टिस अभी हम आज और करेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। शुरू कर दूं बेटा फटाफट से? चलो जी आओ देखो, तो कौन सा क्वेश्चन करना चाहोगे पहले? अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन 1 करके दिखाऊं क्या? हो जाएगा ना? उसमें बस एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पॉइंट एक्स्ट्रा था, वो मैंने समझाकर आपको भेज दिया था। आओ बेटा क्वेश्चन 2 पर। मुझे नहीं पता आपने किया है नहीं किया, लेकिन मैं कराऊंगा यहां पर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, या क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करेंगे, पहले 3 पढ़िए। 2 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा वार्म अप हो जाए, 3 में वार्म अप हो जाएगा। ओमेगा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विच आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद 3 years पीरियड। 3 साल में प्रोजेक्ट ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, it recognizes revenue from these contracts on percentage of completion method for financial year 0102 0001 12 23 11 लाख 16 लाख 21 लाख रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है ये? 3 साल की अकाउंटिंग इनकम बता रहा है भाई। खाते मैं तो ऐसे रिकॉग्नाइज करूंगा। AS7 हम पढ़ेंगे अगला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसके बेसिस पर, डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पर ये इनकम मैं अपनी रेवेन्यू में अपना बुक करने वाला हूं। हाउएवर फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस इट हैज अडॉप्टेड द कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। और लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? नहीं हम नहीं मानते डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हम तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा ये कहीं पढ़े भी है नाम मैंने, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन और कंप्लीटेड सर्व, कहीं पढ़ा तो है मैंने, याद नहीं आ रहा कहां पढ़ा था, जरा बताना मुझे। कौन से एएस में पढ़ा था हमने ये? AS9 में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सर्विस का रिकॉग्नाइज करने के 2 तरीके मैंने बताया था, याद है भाई? मैं अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं, एक तरीका तो है जब बैच कंप्लीट हो जाएगा तब पूरे पैसों को इनकम पीएनएल में डालूंगा, या कुछ पैसे जितने लेक्चर्स डिलीवर होते जाएंगे उसके बेसिस पर डालता जाऊंगा। खैर मैं फॉलो करता हूं अकाउंटिंग में प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, डिपार्टमेंट फॉलो करता है कंप्लीटेड सर्विस मेथड। और उसके हिसाब से 3 साल का रेवेन्यू है 7 लाख 18 लाख 23 लाख फॉर द ईयर 0001 01 02 02 03 रिस्पेक्टिवली। इनकम टैक्स का रेट 35% का है। कंप्यूट करना है डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी 3 साल की। बेटा शुरू कर दें क्या? ये देखो फटाफट से मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम बात कर रहे हैं पहले ईयर 2001 की। बेटा जरा बताना फटाफट से अकाउंटिंग इनकम कितनी है? सॉल्यूशन मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। अपने देसी हिसाब से जो दिमाग मेरा चलता है उस हिसाब से काम करूंगा मैं। 11 लाख। अच्छा टैक्सेबल इनकम कितनी है? हाँ जी
7 लाख। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये बताना इस मुताबिक यहां पर टैक्स एक्सपेंस कितना बनेगा एट द रेट ऑफ 35%। बेटा बताओ कितना बनेगा ये? 3,85,000। और यहां पर करंट टैक्स कितना? बेटा ये वर्ड समझ में आ रहे हैं? ये कितना बनेगा 35% के हिसाब से? 2,45,000। ओहो, टैक्स एक्सपेंस ज्यादा आ गया, टैक्स एक्सपेंस ज्यादा आ गया। मुझे जरा हिंदी फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे हिंदी में पढ़ के बताओ वेदर इट विल क्रिएट डेफर्ड। डिफरेंस कितना है? 1,40,000। मुझे जरा हिंदी में पढ़ के बताओ कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई? बेटा जरा बाहर बोल देना एक बार, चेंज करेंगे इसको, बंद हो जाएगा, बंद होने वाला है जी। बेटा ये एसेट क्रिएट हुई या लायबिलिटी क्रिएट हुई? हिंदी में पढ़ो से। मैं बोल रहा हूं इतना टैक्स देना है, डिपार्टमेंट बोल रहा है कम ही दे दो, बाकी बाद में लेंगे। तो बेटा क्या हो गई? ये लायबिलिटी हो गई कि नहीं हुई? बोलो बेटा। तो इट विल गिव राइज टू डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी। लिख लो भाई, लिख दो चाहो तो वैसे ही कि डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी। क्यों? सिंस टैक्स एक्सपेंस इज मोर देन करंट टैक्स, या अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। बोलो बेटा, करो फटाफट से ऐसी। ईयर 2 निकालो, करो फटाफट, इतने बोर्ड चालू हो रहा है। ईयर 1 अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम, करंट टैक्स, टैक्स एक्सपेंस, डिफरेंस, करंट DTL क्रिएट कर लो। रीजन डाल देना क्योंकि ये ज्यादा था। ठीक है जी। आइए बेटा नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, यानी ईयर 2001-2002। बेटा मदद कराओ मेरी फटाफट से, बताना इस बार अकाउंटिंग इनकम कितनी है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड के हिसाब से? बेटा कितनी बता रहे हो? 16 लाख। अच्छा जरा बताना टैक्सेबल इनकम कितनी है कंप्लीटेड सर्विस मेथड के हिसाब से? 18 लाख। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से टैक्स कितना बैठता है? जब मैं मेरे हिसाब से बात कर रहा हूं तो CA मुंशी जी के हिसाब से टैक्स एक्सपेंस 35%। हाउ मच? बेटा बोलो ना। 5,60,000। अच्छा करंट टैक्स कितना बैठता है एट द रेट ऑफ 35%? 6,30,000। क्या कहेंगे इसे? हिंदी में बोल के बताओ इसे। 5,60। मैं कह रहा हूं 5,60 का टैक्स दूंगा। डिपार्टमेंट ने नहीं, 5,60 से नहीं बात बनेगी, 6,30 चाहिए हमें। मैंने कहा जी फालतू क्यों ले रहे हो? बोला आगे एडजस्ट कर लेना, टेंशन मत लो, ये टाइमिंग डिफरेंस है, आगे एडजस्ट हो। अच्छा फालतू मांग रहे हो मतलब मुझसे एक्स्ट्रा मांग रहे हो? बोला हाँ। तो क्या क्रिएट हो गया ये? बोलो बेटा क्या क्रिएट हो गया? ये क्रिएट हो गया DTA। कितने का? हाँ 70,000। तो ये क्यों किया आपने? अब ये सिर्फ फैंसी आंसर है, मुझे समझ में तो आ गया, कुछ तो लिखना पड़ेगा उसके लिए भी। सिंस अकाउंटिंग इनकम इज, बोलो, लेस देन टैक्सेबल इनकम। बोलो बेटा। ठीक है, ये इसलिए वर्ड यूज किया कि AS में यही लिखा हुआ है। AS तो बोलता है ये कंपेयर कर लो, उसके बाद ये आ जाएगा। वो मैंने निकाल तो अपने हिसाब से दिया, लेकिन बता दिया देखो आपने भी यही कहा था इसलिए मैंने DTL लिखा है, जबकि मैंने इस फॉर्मूले से DTA नहीं निकाला, मैंने अपने दिमाग से DTA निकाला है, रीड करके इसको इंटरप्रेट करके। बेटा ठीक है बात? अरे बोलो। अच्छा ऊपर वाले में क्या लिखोगे? सिंस अकाउंटिंग इनकम इज, तो इसलिए क्या क्रिएट हो गया था? DTL। अच्छा एक अजीब सी बात हो गई, लेकिन ईयर 1 तक तो ठीक था, ईयर 2 में अब क्या हुआ देख रहे हो आप?
डीटीएल भी पड़ा है बैलेंस शीट में 140 का, डीटीए और क्रिएट कर दिया आपने 70 का। मैंने बताया था कि दोनों कैन नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द सेम टाइम। भाई या तो आपने फालतू दे रखे होंगे या कम दे रखे होंगे टैक्स, तो क्या करेंगे अब, सेट ऑफ कर दोगे इसे। अरे बताओ भाई, तो अब कितना लिखोगे, नेट बैलेंस इन डीटीएल कितना हो जाएगा, 140 माइनस 70, 70,000। बेटा ये सारी इक्वेशन दिमाग में समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये लिख के बता रहा हूं बस मैं। कई बार 140 माइनस 70, 70,000 डीटीए आ जाता। बताओ कब आता, अगर डीटीए ज्यादा होता। बोलो बेटा, वो दिमाग से काम करना है, मैथमेटिक्स नहीं पकड़नी इसकी। आगे आओ, ईयर 3 पर आ जाओ। ईयर 3 कौन सा था, 2002, 2003। अकाउंटिंग इनकम बता डालो फटाफट से। बेटा बोलो कितनी थी, 21 लाख। टैक्सेबल इनकम बता डालो, 23 लाख। अच्छा यहां पर आएगा करंट टैक्स, सॉरी टैक्स एक्सपेंस आएगा। टैक्स एक्सपेंस कितना, 7,35,000। और यहां आएगा करंट टैक्स कितना, 8,05,000। दिस विल गिव राइज टू डीटीए कितने का बेटा, 70,000। डीटीए क्यों कहा आपने, सिंस अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। तो अब ये तो इस साल की प्रक्रिया हो गई। जब बैलेंस शीट में पहुंचेगा अब, तो नेट बैलेंस चल रहा था किसका, डीटीएल का। कितना था बेटा वो, अरे गजब, देख रहे हो बेटा, क्या देख रहे हो बताओ, कि बैलेंस कितना हो गया अब, निल, सब स्क्वायर ऑफ हो गया। जो आपने कभी फालतू टैक्स दिया था फिर कम कम दे दुआ कर सब निपटा दिया, 0 हो गया। बेटा ठीक है, ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ही तो हुआ है। बेटा क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, 3। थ्री 6 पर आइए, 6 पर आइए। क्या बोल रहा है, एस लिमिटेड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च 2002। किताबें बंद की बेटा 31 मार्च को। दे हैव अक्रूड 5 लाख टुवर्ड्स जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। और वो क्या बोल रहे हैं, भैया खर्चा कर दिया मैंने 5 लाख रुपए जीएसटी देने, वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपने पीएनएल में डाल दिए हैं। बाय डेबिटिंग पीएनएल विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड ऑफ बाय 21 मार्च अप्रैल। देखो हुआ क्या, अकाउंटिंग में यही होता है। 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट थी। अब इस महीने की शायद कुछ जीएसटी लायबिलिटी थी, पूरे महीने की जीएसटी लायबिलिटी है जो मुझे सरकार को देनी थी। खैर जीएसटी था और मैंने डेबिट कर दिया उसे पीएनएल में। बेटा कितना डेबिट कर दिया पीएनएल, जल्दी बताओ, बोलो फटाफट से। 5 लाख डेबिट कर दिया। अच्छा इसका पेमेंट कब होगा, 21 अप्रैल को मैंने जीएसटी सरकार के खाते में जमा की। बेटा क्लियर है बात, अकाउंट्स में ठीक किया गलत किया, वैसे ठीक किया भाई। अक्रूवल बेसिस होती है, जितना खर्चा इस महीने का है वो मैंने पीएनएल में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और 10, 12, 15 दिन बाद सरकार के खाते में पैसे जमा कर दिए, जीएसटी पेबल, और फिर जीएसटी पेबल टू बैंक एंट्री कर दी होगी। बेटा क्लियर है यहां तक की बात। लेकिन जानते हो डिपार्टमेंट क्या कहता है, छोड़ो क्या लिखा है इसमें, वैसे इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि जीएसटी या जो भी एक्सपेंस वगैरह हैं वो हम तब मानेंगे पेड बेसिस पर। जिस दिन सरकार के खाते में जमा कर दोगे ना, हम तब का खर्चा मानेंगे इसे। ऐसा टैक्स में लिखा हुआ भी है, पढ़ा होगा आपने। बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चलो पढ़ लोगे। उसमें क्या होता है कि टैक्स वगैरह जो है ना, ये ऐसे नहीं मानते, बोला जब मेरे खाते में पैसा आ जाएगा मैं तब आपका खर्चा अलाउ करूंगा। क्लियर है बात।
ठीक, चलो लिखा भी है। ऑल्दो जब भी ऐसी कोई बात होगी, प्रोविजन होंगे, वो ये मान लेगा कि आपको टैक्स नहीं आता, आपको बताएगा वो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे R&D खर्चा बताया मैंने, तो अगर 100% राइट ऑफ होता है, वो मान लेगा कि आपको नहीं पता, वो बताएगा कि इनकम टैक्स वाले राइट ऑफ कर देते हैं, अकाउंटिंग वाले 3 साल में करते हैं, तो उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुनो अब डिपार्टमेंट ने क्या किया। एज पर द प्रोविजन सेक्शन 43 ऑफ बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द नेचर मेंशन इन 43B, जैसे टैक्सेस वगैरह अगर कोई हैं, तो accrued in the statement of P&L on mercantile basis will be allowed for tax purposes in subsequent years on payment basis only। हिंदी कर पाओगे इसकी? क्या बताओ, बताओ क्या कर पाओगे? यानी कि इनकम टैक्स वाले इसको खर्चा अलाउ कब करेंगे? यहां पर इस साल में जीएसटी के 5 लाख रुपए ये इस साल में मानेंगे, और अकाउंटिंग इनकम के लिए एक्सपेंस जीएसटी का 5 लाख इस साल का है। क्या ये पूरी स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा बोलो, दोबारा बोलो स्टोरी के बारे में। भाई मुंशी जी कह रहे हैं इस साल का सर जीएसटी है, मैंने पे नहीं किया, कोई बात नहीं, वो तो पता है एक्रूवल बेस पे अकाउंटिंग होती है, 5 लाख खर्चे में डाल दिया, काम खत्म। इनकम टैक्स वाला नहीं, ऐसे नहीं होता। 43 भी नहीं पढ़ा आपने, उसमें लिखा हुआ है कि जो एक्सपेंसेस हैं इस नेचर के टैक्स ड्यूटीज वगैरह वो जिस साल में पे करोगे उस साल में अलाउ करेंगे। बेटा बोलो, तो उन्होंने इस साल में अलाउ किया, इस साल में अलाउ किया। ये स्टोरी समझ में आ गई पूरी? क्या पूछ रहा है मेरे से? Assuming tax rate 30%, determine the deferred tax asset liability as at 31 मार्च 2002। बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है। यहां पर 2002 यही है ना? हाँ, यहां पर डीटीए या डीटीएल कितना बनेगा ये बताना है। अच्छा झट से 1 सेकंड मत लगाना, ये बताओ डेफर्ड टैक्स की अमाउंट कितनी होगी? अरे बोलो ना, टैक्स रेट क्या बोल रहा है? कितना? कहाँ लिखा है? 30%। कितना होगा? 150 होगा, ये तो तय है बात। यहां पर डीटीए डीटीएल बनेगा, डेफर्ड टैक्स बनेगा 1.5 लाख रुपए का। बस एक आखिरी क्वेश्चन और ही तो है, ये एसेट है या लायबिलिटी है? हिंदी में दिमाग में करो, हिंदी में। एसेट क्यों बताओ जरा? हाँ बोलो ना। तो फिर क्या होगा उससे? किसकी ज्यादा है? अबे चुप रहो, एक मिनट बोलने दो उसे। अच्छा फिर हमने पे करी है अपने पास है, तो सर ये हमारा लॉस है, तो इसको ऐसे मानेंगे। लॉस है हमारा, मतलब हमने पे कर दिया, तो हमारे अकॉर्डिंग पे कर दिया। जल्दीबाजी मत करो, आराम से टाइम ले लो, कोई बात नहीं, टाइम लो, आराम से बोलो, जो दिमाग में चल रहा है उसे बोल दो शब्दों को, ठीक है? देखो एक अच्छी बात है, आपने ये नहीं कहा मुझसे सर अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, इसलिए ये है, ये अच्छी बात है। मतलब वो क्या है, वो रटने वाली बात होती है, उससे अच्छा है ऑब्जर्व करो चीजों को, ठीक है? तो मैं उम्मीद कर रहा था आप इसलिए फॉर्मूला चिपका दोगे मेरे आगे कि अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। उससे अच्छा ही आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अच्छी बात है, यानी दिमाग में आपके वही चल रहा है, चलना भी वही चाहिए, ठीक? तो आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अकाउंटिंग में खर्चा है, टैक्स में नहीं है। अकाउंटिंग का खर्चा ज्यादा तो अकाउंटिंग की इनकम ज्यादा कम। अकाउंट ये हो जाती गलती हमसे, ये गलती होती है कई बार, ये ज्यादा है तो इनकम ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं होता। इनकम कम है, अकाउंटिंग की इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से। हाँ बोलो बेटा, ठीक? चाहो तो लिख भी लो यहीं पर, ये लो, मैं इससे कंक्लूड नहीं करूंगा। ऑल दो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, क्या बताया आपने? चलो थोड़ा फैंसी आंसर, थोड़ा सा
एक्सपेंसेस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कितना बेटा? 5 लाख। एक्सपेंस एज पर इनकम टैक्स, कितना बेटा? अरे बोलो कितना? नील। जो बोल रहा हूँ वही तो लिखवा रहा हूँ बस। तो अकाउंटिंग इनकम इज क्लियरली, बताओ क्या हो जाएगी अब ये? हाँ, इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। बोलो बेटा। ठीक, इसके बाद सीधा आंसर लिख देंगे। नाउ टैक्स ऑन डिफरेंस इन इनकम। इन डिफरेंस इन इनकम क्या थी? 30% ऑफ 5 लाख। हाउ मच बेटा? 1.5 लाख। बोलो बेटा। अब ये 1.5 लाख क्या हो जाएगा, बस ये बता दो मुझे। ये 1.5 लाख क्या हो जाएगा, बस ये बता दो मुझे। क्या आएगा ये? भाई मैंने ये बताया आपको पहले, मैंने ये बताया आपको वो कुछ ऐसे। एग्जाम के लिए प्रेजेंटेशन दिया कर रहा हूँ कि भाई फॉर द ईयर एंडेड इतना, एक्सपेंस अकाउंटिंग का ये था, टैक्सेशन का ये था। अब इस हिसाब से टैक्स बना डिफरेंस इनकम पर 1.5 लाख का। अब क्योंकि अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से, जल्दी बताओ बेटा क्या हो जाएगा अब ये? दिस इंप्लाइज, बोलो बेटा, DTA हो गया कितने का? बस इसके नंबर मिलने आपको 5 लाइनों के 5 नंबर मिलेंगे। इससे पहले कहानी थोड़ी लिख देना। एज पर AS 22 देयर कैन बी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम टैक्सेशन इनकम, और जो डिफरेंस है अगर वो कम हो तो ये होता है, ज़्यादा हो तो ये होता है। नाउ इन द गिवन केस, ये 5 लाइन चिपका देना, काम खत्म। लिख लो इसको, लिख लो इसको ऐसे ही। वो किताब की भाषा पे मत जाओ आप। किताब की भाषा पे ना जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लॉस आ रहा है। बेटा नोट कर लिया हो तो बढ़े आगे। जी क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। अच्छा, क्वेश्चन 2 से पहले एक बार देख लीजिए एक बार। अब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो याद करिए कुछ ऐसा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो बेटा, लेस क्या करते थे इसमें से? टैक्स। और क्या आ जाया करता था? ये थोड़ी बच्चों वाली बात हो गई। अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई, बच्चों वाली बात हो गई। हम थोड़ा बड़े हो गए हैं, ठीक है, ज्यादा होशियार हो गए हैं, AS 22 भी पढ़ लिया है। तो देखना अब मैं इनकम स्टेटमेंट आज के बाद कैसे बनाऊंगा।
मैं इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से अब बनाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस करेंगे ये कौन सा टैक्स था बेटा? प्रॉफिट मैंने अपना निकाला, बोलो बेटा कौन सा टैक्स था ये अकाउंटिंग वाला ही तो था भाई। मेरे हिसाब से इतनी इनकम, मेरे हिसाब से उतना उस पर टैक्स, और मेरे हिसाब से ये इनकम, यही तो करते थे हम। अरे बोलो। अब मैं जरा बेहतर प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि होशियार हो गया हूं। ठीक, तो अब मैं क्या दिखाऊंगा देखना जरा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ये था, इसमें से माइनस कर दो करंट टैक्स, यानी ये कौन सा टैक्स है ये? एज पर डिपार्टमेंट। कुछ और करना है तो आप बता दो, मैं वही लिख दूंगा। हाँ तो क्या करूं? अरे बोलो ना क्या करूं? अगर DTL है, बताओ भाई। हाँ, इसे भी माइनस ना कर दूं क्या? अगर DTL है, और अगर DTA है तो ये हिंदी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये बताओ पहले तो। ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, देखना। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। हाँ बोलो, अरे बोलो। ये तो दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है। इस टैक्स को, यानी टैक्स अकाउंटिंग वाला टैक्स एक्सपेंस को तोड़ दिया दो टुकड़ों में। ठीक, एंट्री याद करो क्या थी एंट्री? मैं चाह रहा हूं आप दिमाग में बैठ जाए। टू करंट टैक्स, टू DTL। बोलो बेटा। तो ये इज इक्वल टू ये प्लस ये हुआ कि नहीं हुआ? यही तो लिखा है मैंने। करंट टैक्स में तो नहीं, गलत लिख दिया क्या? हाँ ठीक तो लिखा है। करंट टैक्स और DTL तो एक साइन के साथ हैं, बोलो। और अगर ये DTA होता तो करंट टैक्स में से माइनस, बोलो बेटा। ऑपोजिट साइन हो गया कि नहीं हुआ उनका? फिर तब जाकर ये आएगा। बेटा क्लियर है? ठीक, एक काम चाहूंगा मैं आपसे, ये आप नोट कर लो। ये फॉर्मेट जो है प्रेजेंटेशन में ऐसी करनी होगी, क्योंकि अगर वो इनकम स्टेटमेंट पूछ लेगा तो। जहां आप थ्योरी लिख रहे हो जगह है वहां पे कि नहीं है कुछ? भाई नोट करो प्रॉपर्ली भाई, इसे ऐसे नहीं ऊपर नीचे कहीं। वो टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस लिखा है ना आपने, उसके नीचे जगह छोड़ रखी है क्या? कहा था मैंने तो डेफिनेशन लिखनी है उसकी, दो लाइनें। चलो एक काम करो, ठीक है, इसे फॉर्मेट को नोट करो। फॉर्मेट ऐसी नोट करो, अलग जहाँ भी पेज है, जगह जहाँ भी है नेक्स्ट वहाँ नोट करो। न्यूमेरिकल करने से पहले ना एक पेज छोड़ देना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। कुछ भी और थ्योरी लिखनी हो हमेशा के लिए एज अ रूल ध्यान रखो आप। चलो खैर फिलहाल तो नोट करो इसे फॉर्मेट को। कोई नई बात नहीं पढ़ाई फिर से मैंने, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, पुरानी बात है, बस उसको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में डाल दिया। एक्चुअली एएस शुरू यहीं से होता है। मैं यहां शुरू में लेके आता ना आपको, तो यहीं से आपके दिमाग से एएस बाहर हो जाता, पकड़ ही नहीं पाते एएस को फिर अंत तक। मैंने इसलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके धीरे धीरे टर्म्स आपके दिमाग में डाली हैं और धीरे धीरे चीजें सेट की हैं दिमाग में। वरना जो स्टडी में लिखा हुआ है उसको नहीं कर पाते, उससे सब गड़बड़ हो जाएगा। उससे सबसे शुरुआत में स्टडी में यही लिखा हुआ है कि पहले ये पढ़ लो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। अजी बना तो अपने आप लेंगे, समझा दो हमें तो बस। तो वही काम मैंने थोड़ा यहाँ प्रयास किया है समझाने का। पढ़िए अब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। अब 2 था ना बेटा? यस।
द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च फॉर द कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 2 लाख। बेटा 2001 में तो हो गया लॉस, और 2 और 3 में प्रॉफिट हुआ 1 लाख और 1,20 का। टैक्स रेट 40% का है। इट इज अज्यूम दैट द लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। ये पढ़ा तो होगा कुछ थोड़ा सा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे बोलो, टैक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी? कि टैक्स कैसे देख, नलायक कैसे देख रही है शक्ल मेरी। बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस? हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ क्या होता है कि अगर आपका कोई लॉस है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आने वाले ईयर्स में इस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। आपका इस साल 1 लाख का लॉस है, अगले साल आपने 3 लाख रुपए कमा लिए, तो 1 लाख घटा लेना, मोटा मोटा बता रहा हूं, और सिर्फ 2 लाख पर ही टैक्स जमा कर देना। दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। और कोई भी लॉस अगर किस साल का है तो वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये पढ़ा होगा ये विषय, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे। जो किताबें रखनी होती है, मेंटेन करनी होती हैं आपको, वो 8 साल तक करनी पड़ती हैं। 8 साल के बाद इनकम टैक्स रेट पड़ती है आपके पास, तो इनकम टैक्स वाले वो किताबें आपसे नहीं मांग सकते जो 8 साल पुरानी हो। 8 साल तक के रिकॉर्ड्स तो आपको देने पड़ेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर रेट पड़ती है, आज मान लेते हैं सर्च होती है, तो 8 साल से पुराने रिकॉर्ड्स अगर कोई हैं तो वो आपको नहीं देने होते। वापस आओ खैर टॉपिक पर अपने। तो खैर बोला हुआ है इसने, लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स, कोई बात नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 कंपनी फील्स दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर ईयर। जरा अंडरलाइन कर लो, 2-3 बार पढ़ चुके हैं पॉइंट, ये सुन लो यहीं पर, अब बहुत बार पढ़ लिया। क्योंकि देखो होता क्या है, डीटीए का मतलब क्या हुआ, जरा हिंदी करो। डीटीए का मतलब मैंने फालतू टैक्स जमा कर दिया, यही तो हुआ। मैंने डिपार्टमेंट से कहा भाई ज्यादा, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा। मैंने डिपार्टमेंट से क्या कहा, इस तरह हिंदी करो इसकी। मैंने कहा जी मेरी इनकम तो कम है और आप बोल रहे हो टैक्स जमा कर दो फालतू। बोलो बेटा, पर 1.5 लाख का टैक्स फालतू मांग रहे हो मुझसे आप, मेरे आपसे तो इनकम कम है। डिपार्टमेंट ने क्या कहा मुझसे, जवाब दो, बताओ। टेंशन क्यों लेते हो? 1.5 लाख की एसेट क्रिएट कर लो, आने वाले ईयर्स में जो टैक्स बनेगा आपका उसमें सेट ऑफ करवा देंगे, टेंशन मत लो। मैंने जी काय को टेंशन ना लूं, मेरे को तो पता है मेरे धंधे में आने वाले ईयर्स में भी प्रॉफिट नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं देयर इज नो रीजनेबल एश्योरेंस दैट द गेन्स विल अराइज इन द फ्यूचर ईयर्स। तो क्या अब डीटीए बनाओगे? नहीं बनाओगे। सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक? इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस खत्म हो गई बात मेरी। फिर सुन लो क्या कहा मैंने। आप ये डीटीए किस उम्मीद से बना रहे हो कि डिपार्टमेंट को आपने ज्यादा टैक्स दे दिया और डिपार्टमेंट का जो फालतू आपने टैक्स दे दिया, कोई बात नहीं, आने वाले ईयर्स में मुझे प्रॉफिट होंगे, वहां मेरी टैक्स लायबिलिटी राइज होगी, वहां से मैं एडजस्ट कर लूंगा। इसी उम्मीद से तो बनाया आपने। बोलो बेटा, यानी डीटीए आप तभी बना पाएंगे जब आपको उम्मीद होगी, रीजनेबल एश्योरेंस होगा दैट देयर विल बी प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। तो अगर ये लाइन ना हो, वैसे तो हम मान लेंगे फ्यूचर होंगे प्रॉफिट्स, लेकिन क्लैरिटी करी उसने। क्या क्लैरिटी करी, सुनो उसने क्या बोला, बताओ फटाफट से। कंपनी फील्स दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर ईयर्स। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अगर डीटीए बन रहा हो तो बना लेना। बोलो बेटा, ऊपर पढ़ो क्वेश्चन 1 कर चुके हैं हम। चार्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी। क्या मतलब हुआ इसका? अगर डीटीए बन रहा हो बना लेना, भविष्य में प्रॉफिट की उम्मीद है, भविष्य में प्रॉफिट की उम्मीद है। तो इसका बस इतना ही मतलब है, बाकी और कोई मतलब इस पॉइंट का नहीं है। बेटा क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। चलो एमसीक्यू बाद पढ़ाऊंगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन है इसके ऊपर,
ठीक, थ्योरेटिकल पॉइंट है, मतलब बस एक पॉइंट पकड़ के समझा दिया मैंने। वापस क्वेश्चन पर लौट के आओ। मेन कंपनी फील्स दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन द, अच्छा ठीक है, टैक्सेबल इनकम भविष्य में उम्मीद है, अच्छा डीटी आएगा तो बना सकते हैं। आगे आओ, अगर नहीं होता लाइन तो क्या करते, तो भी हम यही मान लेते। विच against which carry forward losses can be set off, there is no difference between taxable income and accounting income except that the carry forward of losses is allowed in the year ending 2002 or 3 for the tax purpose. Prepare statement of P&L for the year ended 1, 2 and 3। सुनो क्या कह रहा हूं मैं, सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। जो खर्चे इनकम टैक्स के हैं वही अकाउंटिंग के हैं, बिल्कुल सेम चकाचक पीएनएल बनेगा। लेकिन फर्क क्या है बस कि वो लॉस कैरी फॉरवर्ड इनकम टैक्स में अलाउड है। बेटा क्लियर है बात? आओ जरा मदद करो मेरी, ये सब तो स्टेटमेंट वगैरह तो बाद में देखेंगे, पहले दिमाग में क्वेश्चन सेट तो कर लें अपने। मुझे ये बताओ कि अगर यहां पर क्वेश्चन 2 में ईयर 2001 के लिए आप पीएनएल बनाते, अकाउंटिंग इनकम वाला पीएनएल बनाते फॉर द ईयर 2001, तो जरा बताओ इसमें लॉस कितना दिखाते बेटा? अरे बोलो, लॉस यहीं आता आपका कितने का? 2 लाख का। ठीक है, हाँ बोलते जाओ फटाफट से, अरे हाँ बोलते जाओ। लॉस यहां आएगा, नालायक, यहीं तो आएगा लॉस। आराम से देखे, आराम से, क्या मजे से गजब चल रहा है, कुछ भी लिख दो सर हम हाँ बोल देंगे। 5 जनों ने गर्दन ला दी, हाँ ठीक है बिल्कुल, ये ठीक है क्या करते हो भाई? लॉस आ रहा है कितना यहां पर, जल्दी बताओ फटाफट से बेटा, बोल दो। 2 लाख का। अच्छा मुझे ये बताओ, अकाउंटिंग वाले प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाएंगे? हाँ 80। नालायक, शर्म तो नहीं आ रही होगी। लॉस पे प्रोविजन बनाओगे क्या? अरे बोलो। हाँ नहीं बनाएंगे ना, वही तो कह रहा हूं मैं भी। अकाउंट वाले तो टैक्स पे प्रोविजन बनाएंगे, टैक्स का प्रोविजन बनाएंगे क्या? अरे बताओ भाई, वो तो जितनी इनकम होगी उस पर प्रोविजन बना लेंगे, खत्म बात। उन्हें तो यही करना आता है अकाउंटिंग वालों को, तो मुंशी जी को। बोलो भाई, आओ एंट्री करवाना। एंट्री क्या होगी? पीएनएल डेबिट टू करंट टैक्स। कितनी एंट्री होगी जल्दी बताओ? नील, बताओ। और ये क्या आएगा? करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या आएगा? करंट टैक्स कितना आएगा? हाँ अरे बोलो भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ क्या आएगा। चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकते हैं ज़रा और सुनो आगे, वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी दिमाग में। पीएनएल बनाओ फॉर द ईयर 2002, ईयर एंडेड 2002। बताना प्रॉफिट कितने आ रहे हैं? कितने के हैं? 1 लाख के। अकाउंटिंग वाले यही करेंगे। इसको सेट ऑफ करवा दूं क्या यहाँ से? अरे सर अकाउंटिंग में सेट ऑफ कुछ नहीं होता, खत्म। बट अब तो ठीक है बात, ये तो ज़्यादा बेहतर है बात। अरे बोलो, एंट्री बताओ इस साल की, इसे छोड़ दो ज़रा, ये तो कर दोगे एंट्री। पीएनएल वाले कितना टैक्स मानेंगे? 40। हाँ 1 लाख पर 40%, हाउ मच? 40,000। अच्छा ठीक है। और करंट टैक्स कितना बैठेगा? हाँ क्यों? अकाउंटिंग की इनकम ये है,
टैक्सेशन की इनकम भी तो यही होगी। बोलो क्यों? उन्होंने सेट ऑफ कर दिया होगा। मैं दिमाग में बना रहा हूं, बनाया नहीं मैंने यहां पर। क्या टैक्सेशन वाले का पीएनएल दिख रहा है आपको? 1 लाख की इनकम, 1 लाख के पुराने वाले लॉस। बोलो भाई, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट टैक्स कितना? नील हो गया। ये पूरा 40,000 क्या हो जाएगा? DTL हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? यहां DTL हुआ है तो पहले क्रिएट क्या हुआ होगा? DTA क्रिएट हो रखा होगा। ठीक है, कितने का? 2 लाख का कितना बैठेगा? 80,000। बोलो बेटा, बोलो भाई। और वो क्यों बैठ रहा है ऐसा? हाँ, कितना नहीं दिया? अभी भी नहीं समझे आप, अभी भी गलत कर रहे हो। मुझे वो आंसर चाहिए आपसे। कोई बात नहीं, रुक जाओ। अभी मैथ्स से सिंपल ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ समझ में आया, कुछ और आएगा समझ में। अभी ये लो, ये 80 को लिखवा दिया आपने, ठीक लिखवाया होगा आपने, लिखवाया होगा तो। चलो पीएनएल बताओ मुझे 2003 ईयर का। आएगा, समझ में आएगा, आपसे निकलवाऊंगा आंसर मैं। हाँ जी, नेट प्रॉफिट कितना? थोड़ा दिमाग जल्दीबाजी मत करना। 1.2 लाख है ना? अच्छा, एंट्री बनवाना बेटा। पीएनएल डेबिट। यस, क्या बोलो ना? 1.2 लाख पर 40%, हाउ मच? 48,000 टू करंट टैक्स, हाउ मच? कैसे आया 8,000? ये इनकम कितनी है इस बार? इनकम टैक्स की 1,20 इनकम है। 1,20 में से पुराने 1 लाख सेट ऑफ कर दिए होंगे, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं आप? 20,000 की इनकम है 40% के हिसाब से, हाउ मच? बोलो। तो बाकी क्या होगा? DTL। ये वही DTL याद आ रहा है आपको जो यहां पर क्रिएट हुआ था? 80 DTA क्रिएट हुआ, 40 सेट ऑफ हुआ। बैलेंस कितना बच गया यहां पर? इसके बाद यहां इसके बाद बैलेंस बच गया था DTA का 40,000। बेटा ठीक है, ये सिर्फ समझ के लिए। फिर अगले ये फ्री एंट्री हुई, DTL हुआ, तो अब कितना बच गया बैलेंस? बैलेंस DTA का बताओ फटाफट से। नील। ये सब तो ठीक है, ये पहले ईयर का सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। वो 40-40 तो सब समझ में आ गया। ये पहले साल की एंट्री मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुई। ये एंट्री करवाओ ना मैच, कैसे, कहाँ क्या लिखूं मैं? हाँ जी, बताओ फटाफट से। बिल्कुल भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप समझे नहीं। करंट टैक्स का मतलब बताओ, हिंदी करो क्या थी? करंट टैक्स, पेन नलायक। करंट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इनकम बताओ पहले साल की। अरे नहीं है इनकम, 0 इनकम है उनकी। बोलो बेटा, 2 लाख का जो लॉस था वो उसको लॉस मान कर रहे हैं, बुक कहां किया उन्होंने? बेटा बताओ, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, 0 है, तो उनके हिसाब से टैक्स कितना? 0। ठीक है, ये देखना ध्यान से। अब बस यही मुझे बताना थोड़ा सा। ये लो, करंट टैक्स इज नील। अच्छा जरा बताना, मेरी किताबें क्या बोल रही हैं? 2 लाख का लॉस, मेरा टैक्स कितना बनेगा? 2 लाख पर 40,000%, सॉरी कितना परसेंट? 40% कितना बनेगा? 80,000। 80,000 का लॉस, 80,000 का जो टैक्स है उसका मुझे बेनिफिट मिल जाएगा कमिंग ईयर्स में। यानी इनकम टैक्स के हिसाब से
अकाउंट्स के हिसाब से ये कितना है टैक्स मेरा 80,000 नेगेटिव है कि नहीं है? बता दो एंट्री समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? अकाउंटिंग इनकम बताओ कितनी, बोलो चलो मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग इनकम कितनी? माइनस 2 लाख। अकाउंटिंग टैक्स कितना? -2 लाख पर 40% -80,000। ठीक, यही तो सिंपल मैथमेटिक्स अभी है। -80,000 लिख दिया। आगे आओ, करंट टैक्स कितना? पीएनएल जब बनाया मैंने इनकम टैक्स वालों का तो उन्होंने बोला कोई लॉस नहीं है, ये सब तो आगे का इंतजाम हो गया है, निल। जब उनकी इनकम निल तो उनका टैक्स कितना? निल, जिसके वजह से ये 80,000 बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आई यहां पर? तभी तो मैच होगा, तो डीटीए क्रिएट हो गया। बोलो बेटा, वैसे इस एंट्री को हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे, जरा बताना। ऐसे नहीं लिखेंगे नेगेटिव। बोलो बेटा, इस एंट्री को कैसे लिखोगे? अब डीटीए डेबिट 80,000, करंट टैक्स कहां से आ गया नलायक? टू पीएनएल 80,000। बोलो बेटा, तो पीएनएल में अब जरा सोचो ध्यान से, पीएनएल में मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? बस आखिरी सवाल, बस आखिरी। जब मैं पीएनएल बनाऊंगा पहले साल का तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है मुझे, कितना दिखाऊंगा? आप ना दिमाग ज्यादा लगा लेते हो अपना। ये लो, कहां गया? अरे कहां गया? ईयर 1 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। अब भी नील कह रहे हो, शर्म कर लो थोड़ी सी, लिख तो दिया सब कुछ आपके सामने। गजब ही है भाई, गजब ही है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछ रहा हूं मैं आपसे। कितना लिखोगे भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? अरे फिगर्स भरनी शुरू कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। हाँ, 1.5 लाख नील आएगा। क्या बात करते हो भाई? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ कितना? -2 लाख, -2 लाख। करंट टैक्स कितना? नील। डीटीएल कितना? डीटीए कितना? तो फिर कितना आया ये? कौन बोलेगा इसको? खत्म बात। क्या ऊपरटांग बातें कर रहे हो भाई? सिंपल मैथमेटिक्स ही तो है। मैं अब इसकी हिंदी कर लो, चलो लो। मेरा अकाउंट्स में घाटा कितना हुआ? लेकिन 80 का तो बेनिफिट मिल जाएगा आने वाले ईयर्स में मुझे। ये लॉस भी पैसा कमा के देगा मुझे। क्या पैसा कमा के देगा? टैक्स सेविंग। बोलो बेटा, कमा के देगा ना पैसे मुझे, तो पूरा ये लॉस बुक क्यों करूंगा? 1/20 ही तो हुआ। और सिंपल मैथमेटिक्स भी यही बोल रहा है। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया था फॉर्मूला अभी आपके सामने, तो इसमें फिगर्स डाली है बस, और क्या करा मैंने नया? बेटा क्लियर है? अब आप एक काम करो, एक काम ये करो मेरे लिए फटाफट से, ये सारा वर्किंग नोट है आपकी समझ के लिए, ये बनाओ और 3 साल की इनकम स्टेटमेंट ये वाली बना कर दो मुझे फटाफट से। करो स्टार्ट। वो सॉल्यूशन मत देखना, वो फर्जी है, वो नहीं आएगा समझ में। कई जन्म निकल जाएंगे, वो स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी उसकी, आपको क्या किया उसने। सिंपल हिसाब करो, 1 साल का काम करेंगे आराम से। वो सब कंपाउंड कर दिया उसने तो सॉल्यूशन में। 1 भी देख लो, 2 भी देख लो, 3 भी देख लो, एक साथ समझते रहो अपने आप। ये तो वर्किंग नोट है, दिमाग में चलेगा। जो मैं कराता भी नहीं है, फर्स्ट ईयर की वजह से कराना पड़ा तो सब मुझे इतना काम। खत्म हमारी बात।
ये सारा काम दिमाग में वाला जो है वो मैंने करा दिया आपको। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इनकम स्टेटमेंट या सॉरी स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाकर दीजिए 3 साल का, वो अब आप बना कर दोगे। 3 साल का DTA डिटेल आपके पास क्योंकि अवेलेबल है, तो आप बना सकते हो 3 साल का स्टेटमेंट ऑफ P&L। वर्किंग नोट कॉपी कर लेना पहले विद एंट्री। वो लॉस थोड़ा परेशान कर रहा है बस मुझे, नया पॉइंट। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको CA फाइनल में जाकर, जहां कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी होंगे, ठीक। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी वहां पर इसी प्रकार की। दिमाग से ज्यादा काम करना है, सोचकर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जितने क्वेश्चन कर रहे हैं घर जाकर दोबारा इनको कर लेना, जहन में घुस जाएं बहुत अच्छे से। वो इसलिए कि यहां तक का काम तो पूरा करा दिया मैंने, इससे ऊपर नहीं पूछेगा आपसे कुछ भी एग्जाम में, लेकिन फाइनल में जाकर परेशानी होगी दोबारा से। फिर अगर उसको दिल में दिमाग में अच्छे से बिठाओगे नहीं तो पॉइंट को। हाँ जी, कोई दिक्कत है? सर करंट टैक्स नहीं किया। कहाँ पर? पहले साल में करंट टैक्स निल क्यों हैं? वही तो बता रहा हूँ बहुत देर से मैं आपको कि इनकम टैक्स के हिसाब से जब P&L बनाया उन्होंने तो उसमें लॉस दिखाया 2 लाख का, फिर बोल दिया 2 लाख का लॉस बुक नहीं करेंगे, ये तो आगे एडजस्ट हो जाएगा। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का नाम दे दिया उन्होंने उसका, तो नेट P&L कितना निकाला उन्होंने अपना? 0। जब 0 प्रॉफिट एंड लॉस निकाला तो उस पर टैक्स कितना? 0। अकाउंट्स वाले बोल रहे हैं हमें नहीं पता कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, हमारे 2 लाख का घाटा है, वो अलग बात है। अकाउंटिंग वाले बोल रहे हैं एडजस्ट करवा देंगे आगे, तो ठीक है 80,000 का टैक्स की कमाई हो गई मेरी, फिर जो आगे एडजस्ट हो जाएगी। तो नेट लॉस मेरे बिजनेस में 1/20 का ही हुआ है। ये जो 2 लाख का लॉस दिख रहा है मुझे आज, 80 तो मैं रिकवर कर लूंगा किसी और तरीके से, टैक्स एक्सपेंस के, टैक्स सेविंग के नाम से। फटाफट से इनकम स्टेटमेंट बना दो, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ P&L बना दिया। क्यों आएगा? नहीं आएगा, वो तो अपने आप एडजस्ट होकर बच जाएगा 40 का, बस क्यों आएगा? अरे आपको एंट्री तो पोस्ट करनी है, वो जो एंट्री बनाई वही तो P&L में लेके जानी है, ले जाओ। किसमें? वो तो बैलेंस शीट में जाएगा राजा बेटा। बैलेंस शीट में जो 80 पड़े हैं, बोलो बेटा, ये पहली एंट्री करते ही बैलेंस शीट में 80 पहुंच गए। जब ये एंट्री कर दोगे तो ये अपने आप कट के बैलेंस शीट में 40 पहुंचेंगे। यहां तो करंट DTL ही लिखोगे। बनाओ, चलो इनकम स्टेटमेंट बनवा रहा हूं, वो भी मैं ना बनवाऊंगा अब तो बनवाऊंगा। ये लो स्टेटमेंट ऑफ P&L। बताओ बेटा प्रॉफिट या लॉस कितना? ये कौन सा ईयर था?
ईयर एंडिंग 31 मार्च 01। प्रॉफिट लॉस बताओ फटाफट से। 2 लाख माइनस था, लेस करो करंट टैक्स, नील। अरे बोलो बेटा, ऐड करें डेफर्ड टैक्स एसेट 80,000, 1,20,000 का होगा प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स। आप देसी भाषा में समझो ना, दिमाग को समझाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो अपने कि 2 लाख का घाटा था बिजनेस का, लेकिन सीए साहब ने कहा भाई साहब 2 लाख मत मानो, 80 तो मैं अब निकलवा दूंगा आपके। कैसे निकलवाओगे? सरकार को आने वाले ईयर्स में टैक्स कम दूंगा मैं, तो 80 रिकवरी। तो आप ज़्यादा दुख मत मनाओ, आप बस 1/20 का दुख मना लो। बेटा हिंदी में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आओ, अगले साल पर आओ। स्टेटमेंट ऑफ, आप कभी भी ना कॉलमनार फॉर्म में मत बनाया करो। जब वो आंसर देता है ना, वो सारी ज्ञान पेलता है एक साथ। हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है एग्जाम में भी हैंडल करना। एक एक ईयर को स्टैंड अराउंड लेके काम करो आप। 2001 खत्म हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। बताओ जी इस साल की कहानी क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ, 1 लाख। उसके बाद करंट टैक्स कितना है बेटा? जल्दी बोलो। नील। इनकम कहाँ हुई है इस साल भी? डिपार्टमेंट के हिसाब से बोला 1 लाख की जो इनकम है तो हमने 0 कर दी। लास्ट ईयर के लॉस खड़े थे आपके। और क्या करें बेटा? लेस डीटीएल, हाउ मच? 40,000। कमाई कितने आपने? बोलो बेटा, क्या है ये? और इसके बाद डीटीए का बैलेंस कितना रह गया आपका? 40। आगे बताओ बेटा, 30 बना लोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003। प्रॉफिट बिफोर टैक्स शायद 1/20 है। करंट टैक्स, ये सारी एंट्रीज हैं मेरे पास अब। लेस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 40,000। यहाँ कितना? अब आंसर चाहो तो आप चेक कर लो जो उसने दिया हुआ है। अब फिगर्स वगैरह चाहो तो चेक कर लो। देखो 1/20 नेगेटिव आ रहा है, फिर 60 आ रहा है, फिर 72 आ रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन सॉल्यूशन फॉलो करोगे तो समझ ही नहीं पाओगे। कई जन्म लग जाएंगे आपको, फिर भी समझ नहीं आएगा उसने करा क्या है। अब बस वो आंसर इसलिए ही हैं कि आप ये मैच कर लो कि जो आपने किया वो ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही होगा, 100% परफेक्ट है ये। ठीक है बेटा, चलो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय। डोज काफ़ी हो गई आज, थोड़ा सा काम बचा हुआ है। विल फिनिश इट इन द नेक्स्ट।